मुख्यमंत्री के पद के मजबूत दावेदार हैं बीजेपी की तरफ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਇੱਕੋ ਹੀ यार क्या बात करते हो फिर, मतलब कि बाकी सब बीजेपी का गला काट देना तुमने। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा शामिल हुए। उनके शामिल होने के बाद पहली प्रतिक्रिया आई पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और इस समय कांग्रेस के नेता सीनियर एडवोकेट मोहम्मद असलम गोनी की। उन्होंने कहा इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को देवेंद्र सिंह राणा के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले से जानता था। इस समय मेरे साथ एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता तरनजीत सिंह टोनी है। एक समय नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक ताकतवर नेता माने जाते थे, लेकिन पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए, पार्टी छोड़ दी और आज हम इनके पास हैं। आइए इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। टोनी जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि देवेंद्र सिंह राणा का नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ना, आप इसको कैसे देखते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में बहुत मजबूत होगी उनके जाने के बाद, मेरा ये मानना है। क्योंकि एक जो वर्कर्स हैं, आम नेता हैं जो ग्रास रूट लेवल पे, उनके और लीडरशिप जो थी, खासकर उमर अब्दुल्ला साहब के बीच में एक दीवार टूटी है, जिससे लोग जो हैं सीधी बात कर सकेंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत बड़ा कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत फ़ायदा होगा इनके जाने के बाद। ये बात मेरी अंडरलाइन करके आप याद रखना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इनके जाने के बाद। जैसे आपने कहा बहुत ज़्यादा फायदा होगा, मुझे वो भी समय याद है जिस समय तरनजीत सिंह टोनी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर के ऊपर आते थे तो एक आवाज़ गूंजती थी, एक शोर आता था और वर्कर के साथ 24 घंटे होते थे। फिर अचानक आपने फैसला ले लिया पार्टी छोड़ने का, और उसके बाद से लेकर आज के दिन तक सभी असमंजस में हैं कि आप कांग्रेस में जाएंगे नहीं जाएंगे, आप कहां जाएंगे, और उसके बाद आपने कोई पार्टी भी नहीं चुनी। क्या कारण, और पार्टी छोड़ने का उस समय सबसे बड़ा कारण क्या बना? देखें, पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण तो ये था कि देखें, हमें बीच में जितने भी नेता हैं, चाहे फॉर दैट मैटर कोई प्रोविंशियल प्रेसिडेंट था या कोई और मिनिस्टर था या कोई लीडर था, उनके वो हम पे विश्वास करें ना करें, हमारी कदर करें ना करें, उनसे मुझे कोई गरज नहीं थी, ना कोई मुझे फ़र्क पड़ता था। हाँ, मुझे फ़र्क पड़ता है जब जिस लीडर का झंडा मैं उठा के बाज़ार में चल रहा हूँ। हम तो चलते फिरते लाल झंडे थे हल वाले जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, लोग, हमारी पहचान थी कि भाई ये टोनी सिंह नेशनल कॉन्फ्रेंस का बंदा है। तो जनाब, जब लीडरशिप का विश्वास टूट जाए, उसमें ख़ास तौर पर कहूँगा कि उमर अब्दुल्ला साहब का, जिनके जब वो सियासत में आने से पहले मेरे एक दोस्त थे, बाद में भी वो पॉलिटिक्स में आ गए, और मैं तब की बात कर रहा हूँ जब उन्होंने एक म्यूज़िकल प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, फारूक साहब की सरकार थी, और एमएम स्टेडियम में हमने वो एक म्यूज़िकल नाइट की थी, उसकी बात कर रहा हूँ। तब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, तो तब से हमारी जान पहचान थी और एक दोस्तों वाला रिश्ता था। फिर जब मैंने देखा कि बीच में कुछ लोगों ने ऐसे हमारे नाम की कोई झूठी बातें कही या आगे पीछे कहीं, जब लीडरशिप का विश्वास उमर अब्दुल्ला का टूट गया, तो मैंने सोचा जिसका झंडा लेके चलना है, अगर उसको मुझ पर विश्वास नहीं है तो उस पार्टी में नहीं रहना है। तो हमने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन मुझे अंदर ही अंदर मन में विश्वास था, मैं रब को मानने वाला बंदा हूँ, एक दिन वक्त आएगा कि सच सबके सामने आएगा। क्योंकि ऐसा गरबा कर रखा था कि उमर अब्दुल्ला साहब के पास हवा भी जाए तो पूछ के जाए। वो एक जो था, वो तंग नज़रिया, वो तंग सोच जो है वर्कर को आस्ता दूर करती गई। आज बहुत सारे नेता यही महसूस कर रहे हैं। मुझे फ़ोन आ रहे हैं लोगों के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, अब हम सीधी बात कर पाएंगे लीडर से। तो मैं जाके बात करो, आज भी जाके खुल के बात करो ना। इसमें एक ही तरफ का कसूर नहीं है, उमर अब्दुल्ला साहब का भी तो उतना ही कसूर है। जिस लीडर साहब ने ये कहा हो, वर्किंग कमेटी की मीटिंग में उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा, कुछ लोगों ने उस वक्त प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो आज चले गए हैं, उनके खिलाफ कुछ बातें की, तो वो उस वक्त फ्लाइट लेट होने की वजह से वो लेट आए उस वर्किंग कमेटी मीटिंग में। हम थे वहाँ पर, कुछ लोगों ने एहतजाज किया तो उन्होंने बड़ा गुस्से से कहा था
कि भाई कम वट में आई विल नॉट चेंज दविंदर। इतना अनफ्लिंचिंग फेथ था। He was blinded in his love और whatever वो तिलिस्म की दुनिया जिसको कहते हैं ना, वो थी। तो उसमें he was blinded. He never saw the ground reality के लोग वर्कर कैसे मर रहे हैं, उनके क्या बातें हैं, क्या हैं क्या नहीं। तो जनाब it was always a self promotion rather than the party promotion. So मुझे लगता है कि पार्टी ग्रो करेगी आने वाले दिनों में, लेकिन बशर्ते उमर अब्दुल्ला साहब को ग्राउंड रियलिटीज का अब पता चले। और आज भी जब जागे तब सवेरा। उमर साहब आपने कहा यह सिंगल विंडो सिस्टम रहेगा। हम कोई इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहे हैं जनाब कि सिंगल विंडो सिस्टम रहेगा। आपको यू शुड हैव मेनी विंडोज टुवर्ड्स द ग्राउंड रियलिटीज, ग्रास रूट वर्कर्स। तो जितनी ज्यादा दरवाजे आप खुले रखेंगे उतने ज्यादा लोगों से आप कनेक्टेड रहेंगे, आप हकीकत से जुड़े रहेंगे। आपको तो जनाब हकीकत से काट के फेंक दिया गया कि जम्मू में है ही कुछ नहीं। जम्मू इतनी जरखेज जगह थी, तो जनाब जम्मू में से इतने एमएलए कैसे जीते थे जब फारूक अब्दुल्ला साहब पावर में आए थे? ये वही जनता है जिन्होंने अजय सिसोदिया को भी यहां पे एमएलए बना के भेजा। आज वो कहते हैं नहीं जी यहां पे दूसरी पार्टियों का गरबा। किसने करवाया साथ हो गए वो गरबा? हमारी कमजोरियों ने जनाब। हम लोगों से दूर गए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों से दूर गई थी। और खासकर आपने एक ऐसी जगह एक इतना, मैं कह रहा था ये दरवाजा भी नहीं रखा, आपने ये दरवाजा बंद कर दिया था। इतना बड़ा दरवाजा, ये सिंगल विंडो नहीं थी, ये सिंगल ब्लॉकेड था बिटवीन यू एंड योर पार्टी वर्कर्स। आज देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया दोनों ने जब पार्टी छोड़ी तो उसके बाद उन्होंने उन्होंने कहा जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर हम आगे चले थे, पार्टी में विरोधाभास हुआ। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सुरजीत सिंह सलाथिया ने तो यहां तक कह दिया कि अब मैं खुल के जम्मू की बात करूंगा, मैं आज तक खुलकर जम्मू की बात नहीं कर सका। ये सत्य किस हद तक है? और आपने खुद भी आभास किया होगा, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वाकई सच है कि जम्मू की बात करने का मौका ना राणा साहब को कभी मिला और ना ही बात करने का मौका कभी सलाथिया साहब को मिला? मुझे समझ नहीं आ रही जनाब, जब आप मंत्री थे तो आपने खुल के बात क्यों नहीं की? आप पावर मिनिस्टर थे, करनी थी खुल के बात। किसने रोका था आपको? कौन सा काम आपने नहीं किया? तो मैं खैर इतनी ज्यादा किसी की पर्सनल टिप्पणियों में नहीं जाऊंगा, ये खुद वो जवाब देंगे और पार्टी वाले जवाब देंगे। मैं पार्टी में हूं नहीं तो मैं पार्टी की हैसियत से बोल नहीं सकता, लेकिन मेरा अपना जाती विचार है कि मैं आज समझता हूं ये सब खोखली बातें हैं। कोई जम्मू डिक्लेरेशन नहीं है। किसने जम्मू की तरक्की को रोक रखा था? किसने रोक रखा था? जिस दिन स्टेट टूटी थी उस दिन क्यों नहीं छोड़ा? क्यों स्टेट टूटी? किसने तोड़ी हमारी स्टेट? और आप क्या समझते हो बीजेपी में जाने से हमारा फायदा होगा? ये कौन सा जम्मू के हित में हम बीजेपी में जा रहे हैं? बीजेपी ने कौन सा अच्छा काम किया? 2 करोड़ नौकरियां, लो जवाब। 2 करोड़ नौकरियां गई हैं हर साल जिस दिन से वो आए हैं, देने के बजाय। कहां है इन्फ्लेशन? कौन क्यों नहीं बात कर रहे आप? कौन सा भला करेंगे? आपके जाने के बाद इन्फ्लेशन नीचे आ गई है, आपके जाने बाद नौकरियों की बरसात हो गई है। आपने कौन सा जम्मू का भला करना है जनाब? आपके जुबान को ताले क्यों लगे थे जब J&K बैंक की लिस्ट कैंसिल की गई? क्यों नहीं बोले आप लोग? जब जम्मू का हिस्से की बात आती थी आप क्यों नहीं बोले उस वक्त? आज जम्मू का हित, मैं मुझसे ना करो ये बातें, आप हित की बातें ये मुझे ना बताया करो। हित कोई नहीं है, ये ओनली सेल्फ प्रमोशन है और नथिंग मोर देन दैट। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या कोई संभावना है अब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कल भी मैं जब गया था तो वहां सुनने को ये मिला कि बहुत सारे पुराने लीडर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर पर नहीं आते थे कल आए। तो क्या आपको लगता है कि अगर पार्टी आपकी तरफ आती है तो तरणजीत सिंह टोनी वापस हमको नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे, या आपको लगता है कि मच वाटर हैज फ्लोन डाउन द रिवर, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग बैक इनटू नेशनल कॉन्फ्रेंस? फिलहाल मैं एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीता हुआ हूं और मैं अपने रैंक एंड फाइल को पूछे बगैर आगे नहीं जा सकता। तो जब तक मेरा रैंक एंड फाइल जो है वो उनको मैं पूछूंगा, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अगर उनकी प्रतिक्रिया ये होगी कि नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊंगा। वो जैसे अब मेरे लोग फैसला करेंगे जिन्होंने मुझे जितवाया है, ठीक है जी। तो मेरा तो बेड़ा गर्क किया था जब मुझे मेरे पे विश्वास करना ही छोड़ दिया, तो मुझे एक
बोला कि ठीक है, एक साइलेंटली तरीके से जब मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाया गया तो मैंने कहा चलो ठीक है, हमने इस्तीफ़ा दिया। हमने कहा वी विश यू गुड लक। आज भी हम कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला साहब, आपको बहुत मुबारक है कि आपकी आंखों से वो जो पट्टी हटी है, जो आज जिन्होंने आपको बिल्कुल अंधा कर रखा था कि आप देख ही नहीं पा रहे थे, अपने वर्कर को नहीं देख पा रहे थे ज़मीनी सतह पे। आप कांग्रेस में भी नहीं गए तरनजीत जी, बहुत शोर था कि आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। जनाब उस शोर दे नाल नहीं जाता मैं जाऊंगा तो मैं उस दिन अनाउंस करूंगा, आप लोगों को बुलाऊंगा। मैं क्यों, कोई चोरी थोड़ी करनी है, कोई डाका थोड़ी मारना है जनाब। अब मैंने 4 साल हो गया, उस वक्त भी बोला गया जनाब जल्दी निकाल, टोनी सिंह को बर्खास्त कर दो उससे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से। अगर वो गया कल को, वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है तो सुन रहा है कि वो जो ऐसे लगेगा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज गॉन टू कांग्रेस। तो इससे अच्छा होगा जब हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट हटा देंगे तो फिर एक आम आदमी जाएगा। तो ठीक है जनाब, हम तब से वहीं बैठे हैं ताकि ये बात तो झूठी साबित हो जाए पहले। तो अब तो सीधा प्रोविंशियल प्रधान चले गए, 10 साल प्रोविंशियल प्रधान रहने के बाद सीधा बीजेपी में चले गए। इसीलिए कह रहा हूं कि जनाब बीजेपी में जाना कोई जम्मू के हित की बात नहीं है। बीजेपी में जाने से कौन सा हित हुआ? जो पहले 25 ने कर लिया, आप 2 स्थायी, तो आप क्या कर लोगे? क्या हो जाएगा जनाब, मुझे बताओ ना, क्या कर लिया है? और जनाब कहते मुख्यमंत्री के पद के मजबूत दावेदार हैं राणा साहब। हाँ जी, मुख्यमंत्री के पद के मजबूत दावेदार हैं बीजेपी की तरफ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ इको ही यार क्या बात करते हो? फिर मतलब कि बाकी सब बीजेपी का गला काट देना तुमने। यार आप हैव ए हार्ट, कोई भगवान पे भी देखो। मतलब क्या करना क्या है? दावेदार तो फिर मैं कहता हूँ फिर जितेंद्र सिंह राणा नहीं दावेदार हो सकते? वो तो थे पार्टी में, वो तो उनको मैं समझता हूँ, मैं आई सल्यूट हिम। वो जिस आइडियोलॉजी से चले उसी में आज तक रहे। यार ये नहीं है वक्ती तौर पे हम देखें इधर उधर चले जाएं। वी शुड क्लीन। हम पॉलिटिक्स में हमने लिखा है नॉट फॉर सेल। हम मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हम बिकाऊ नहीं है, हमारा कोई मोल नहीं लगा सकता। प्यार से हम कहीं भी चले जाएं, बिक जाएंगे, फ्री में जाएंगे जहां भी जाएंगे। तो कोई हमारी इफ एंड बट की कंडीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब जाएंगे वो भी बता देंगे। लेकिन मैं ये कहने लगा हूं कि मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जो लोग ये कह रहे हैं इस वक्त कि हमने जम्मू के हित की बात की है, कौन सा जम्मू का हित जनाब? पहले बचा लिया, पहले फिर क्यों नुकसान किया इतना 10 साल? पहले आपको जम्मू का हित नहीं नजर आया? जब उमर अब्दुल्ला ने कहा हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, तब आप डिफेंड कर रहे थे उनको, हम खिलाफ बोल रहे थे। हम तो तब भी हमने वो पार्टी के, उनको लगा कि पार्टी के खिलाफ बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं जी, जहां आपने गलत बोला है एहतजाज तो करना बनता है। तो फिर मेरे खिलाफ किसी और को टिकट दे दी थी। फिर वो पार्टी ने रिवर्स की, देखा जब हालात ज़मीनी सतह पे देखे, शायद उनको लगा कि सीट हार जाएंगे। लेकिन मैं 2 बार जनाब दूसरे नंबर पे रहा। मैं अगर वहां पे मेरे इलाके में रहा तो दोनों बार, पहली बार मेरी टिकट काट के दूसरे को दे दी। फिर जब तक वो 15 दिन वेस्ट हुए फिर मुझे मिली। इतने में 15 दिन बड़ा डैमेज हो जाता है। तो जो लोग दाएं बाएं चले गए वो वापस नहीं आ पाए। तो पार्टी ने फिर दूसरी बार जब किया, दूसरी बार मेरा जलसा रखा इतना जबरदस्त बड़ियाल ब्राह्मणा में रखा। और वहां पे मैं बाना सिंह, परमवीर चक्र, वो बैठे थे वहां पर। और कितनी दुनिया बैठी थी, 10,000 से ऊपर दुनिया बैठी है। धुंध इतनी थी कि मतलब अपना हाथ धुंध में दिखाई नहीं देता था, इतनी धुंध, फिर भी दुनिया बैठी है। उमर अब्दुल्ला साहब घर बैठे थे, आए नहीं मेरे पे। मुझे रोष आया इस बात का कि मुझे तो तब आपने हरा दिया। फिर उसके बाद किसी ने एहसास तक नहीं किया कि पार्टी का कि भाई मैं हार गया तो कोई आके यही कह दे कि यार टोनी सिंह हमें अफसोस हुआ, आप हमारे कारण हार गए, कि भाई आपने, तो वो बात चलो पुरानी बातें हैं। लेकिन हमने कभी इतना जिद नहीं की। मेरे को ये मालूम है कि भाई जो मेरे मुकद्दर में है, मेरे वाहिगुरु ने जो मेरे मुकद्दर में लिखा है वो मुझे मिलना है, मेरे वक्त पे मिलना है। तो ना उससे पहले मिलना है ना ज़्यादा मिलना है। तो मैंने कभी भी इन चीज़ों पे ये रखा नहीं कि मुझे
अगर एमएलए बनना है या एमएलसी बनना है या मिनिस्टर बनना है, वो उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला ही बनाएंगे तो बनना है। जिस दिन मेरी तकदीर में होगा, मेरा वाहिगुरु लिखेगा मेरे हाथों में, तो मैं वो बनाएगा, उसके हाथों से बनना है। ठीक है। और ये दूसरी बात ये है कि आपको मैं ये बता दूं ताकि आप लोग समझ सकें जुनैद साहब, कि आपकी भी कुरान पाक में लिखा है कि वा तो इज्जो मन तो शाह वा तो जिल्लो मन तो शाह, जिसका मतलब ये है कि जिसके इज्जत और जिल्लत उसके हाथ में है, तो लोग किसी नेता के हाथ में है नहीं वो। और दूसरी है अपने इखलाक, अपने किरदार से अपनी इज्जत मिलनी है। तो वो हमने जितना हो सकता है मार्केट में अभी तक यही रखा है। ना कोई ये कह सकता, जितनी हो सकती है हम लोगों की मदद करते हैं, जो नहीं हो सकती वो भी मुंह पे कह देते हैं कि नहीं हो सकती। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आज की डेट में जो ये छोछेबाजी चल पड़ी है, जम्मू का हित, तो जम्मू वालों जागो यार, कितनी देर बेवकूफ़ बनोगे। हम यहाँ पे 25 एमएलए बने, इन्होंने ट्रांसफरों की इंडस्ट्री चलाई। इतनी मजबूत सरकार दिल्ली में बैठी थी, उससे ये कोई फैसला नहीं करा पाए। 25 इकट्ठे होकर जाते अमित शाह के पास, 25 इकट्ठे होकर जाते मोदी जी के पास कि जनाब बॉर्डर पे आओ, भर्ती रखो, तो लोगों की नौकरियां दो। तो वो वहाँ से कोई सेंट्रल फोर्स की नौकरियां रख देते, कोई आर्मी की भर्ती देते, कोई सीआरपीएफ की देते, कोई बीएसएफ की बॉर्डर पे भर्ती देते लोगों को। लोग आज भी गोलियों से मर रहे हैं, आज भी मिलिटेंसी में मर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने कंट्रोल कर लिया। बोला कौन सा कंट्रोल कर लिया जनाब? आपने कंट्रोल किसी को नहीं किया, आपने कंट्रोल कर लिया मीडिया। बाकी कंट्रोल किसी पे नहीं है आपका। बाकी सारी इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आपका नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट पे कंट्रोल आपका नहीं है, आपने कंट्रोल सिर्फ मीडिया पे किया है। तो बाकी आप अगर पूछेंगे तो फिर जनाब आप भी जरा जो है ना, आप लोग भी जरा सच दिखाना शुरू करें। आप भी वही चिकनी चुपड़ी बातें, नहीं जी बड़ा नुकसान हो गया है, ये हो गया है, वो चले जाएंगे, मर जाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले डूब जाएंगे। कहाँ क्या हो जाएगा जनाब? बोलो सच। आपको नहीं दिखाई देता कि वर्कर कटा पड़ा था, मरा पड़ा था, आज वो जिंदा हो गया, एक और रात में जिंदा हो गया वो। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आप भी सच दिखाने की कोशिश करें, दिखाएं लोगों को भाई कौन सी नौकरी आ गई। आऊं इतने बैठा था, इतने नौकरियां के नौकरियां होनियां, कुत्थे गई हैं नौकरियां, कितने गई हैं? दसो ना मैनू। कोई नहीं साहब, ये सब बकवास बातें हैं। जम्मू की बात करनी है तो जनाब आज जिनके स्टैचू लगे पड़े हैं ना, उनकी कहानियों पढ़ें जरा जाके, लोगों ने जिन्होंने, आप जगह जगह देखते हैं उनको पढ़ो, उनको देखो उन्होंने कैसे नेता थे हमारे, कैसे लोगों को नौकरियां दी। आप नौकरियों को ब्लॉक वाइज कर दो जनाब, हर ब्लॉक में नौकरी ब्लॉक वाइज जाए, हर पढ़े लिखे बच्चे को मिले, तो फिर आप उन चीज़ों पे जाते नहीं हो जहाँ डेवलपमेंट में जनाब बिल्कुल जीरो डेवलपमेंट है। हम डीडीसी बने हैं, पता नहीं आसमान दिखाया हम लोगों को, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपका इतना फंड होगा। 100 फंड मिला हमको, क्या हम दे नहीं सकते? किसी गरीब को एक नलका नहीं दे सकते? क्या करेंगे आप ये सब झूठे ढकोसले हैं। अब और मीडिया ने ऐसे चढ़ा दिया, डीडीसी बन गए जैसे पता नहीं हम इन्ना रश पास जेड़े साढ़े घर के इसे चाह नहीं पूरी होंगी लगी थी कई किसी लोगों को। मैं तुहानू दस रहा, मेरी एक बहन है अरनिया से, रात को मीटिंग रख दी, 8 बजे तोमर साहब आए थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वो अरनिया से मेरी डीडीसी बहन है, वो बेचारी के पास गाड़ी नहीं है रात को आने जाने के लिए, कहाँ आएगी वो? आप फिर मीटिंग रख रही है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम बनता है ऐसे बहनों के लिए रात को जो घर से आए, वो बेचारी डीडीसी मेंबर बनी है, उसके लिए आने जाने का प्रबंध करें। फिर ये जम्मू में आप कौन सा जम्मू की हित की बात जनाब? पार्लियामेंट कमेटी आती है, पार्लियामेंट्री वो जाके श्रीनगर बैठी रहती है, श्रीनगर की खूबसूरत हवाएं वादियां देख के वहाँ मस्ती मार के, तो वो वहाँ पे सेब सूब खा के तो दिल्ली, और जम्मू वाले देखते रहे कि कब आएंगे जम्मू, कब आएंगे जम्मू। आए ही नहीं जम्मू वो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और इस समय डीडीसी मेंबर तरनजीत सिंह टोनी। साफ तौर पर एक बात इन्होंने ये कही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को देवेंद्र सिंह राणा के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पार्टी वर्कर जो कटा हुआ था पार्टी से, वो पार्टी में दोबारा से जुड़ेगा। और एक और सख्त बात इन्होंने आखिर में कही कि डीडीसी को लेकर बहुत कुछ कहा गया था, बड़ा शोर था, बड़ा हंगामा था, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और लोगों का तांता हमारे घरों में बधा हुआ है, ऐसे जैसे न जाने हमें क्या मिला है। इन सभी बातों का संज्ञान सरकार को भी लेना चाहिए। और जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व का ताल्लुक है, बातें तीखी हैं मगर बातें सच्ची हैं।